बेहोशी की वो स्टेज जिससे ऑपरेशन में हर कोई डरता है, एनेस्थीसिया। एज पर मेडिकल गाइडलाइंस किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी के वक्त एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का वहां होना एक कंपल्शन है। विद्या वीरम का ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ कोविड हीरो उपस्थित हैं, जिन्होंने कोविड टाइम में एक 71 ईयर ओल्ड व्यक्ति की जान बचाई थी, खुद की जान को दांव पे लगाकर। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं रिनाउंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर संकेत मेहता सर। सर पिछले 15 साल से एनेस्थीसिया प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें 10,000 से ऊपर सर्जरीज में एनेस्थीसिया देने का अनुभव है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सर। सर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के साथ ही साथ क्रिटिकल केयर और पेन स्पेशलिस्ट भी हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच। सर मैं सबसे पहले एक बेसिक लाइन से, एक बेसिक डेफिनेशन से शुरू करना चाहूंगी। प्लीज हमें बताइए कि एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है और क्या क्वालिफिकेशंस होती है। बेसिकली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट फर्स्ट एमबीबीएस करता है, वो 5.5 साल का कोर्स कॉमन होता है। उसके बाद उसको एमडी करना पड़ता है, मतलब मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का कोर्स करता है, वो 3 साल का होता है। तो एनेस्थेसिस का कोर्स भी एज इक्वल टू जो दूसरे एमडी होते हैं उनके जैसा ही होता है। उसके बाद उसको एमडी की डिग्री मिलती है। बेसिकली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम होता है कि ऑपरेशन के पहले पेशेंट को चेक करना होता है, बाद में ऑपरेशन के लिए वो फिट है कि नहीं वो देखना होता है, बाद में ऑपरेशन के दरमियान उसको कौन सा एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, क्या क्या तकलीफ हो सकती है वो सब समझाना होता है। ऑपरेशन के पहले क्या क्या ध्यान रखना होता है वो भी समझाना होता है। बाद में ऑपरेशन में उसका पूरा ध्यान रखना होता है, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, यूरिन, उसका ब्रेन, उसका हार्ट, लंग्स सब एनेस्थेसिस्ट के हाथ में होता है। उसके बाद जो पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को पेन महसूस होता है, तो पेन रिलीव करने का काम भी एनेस्थेसिस्ट का होता है। तो एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वो सिर्फ एनेस्थेसिया देने के काम नहीं आता है, वो पूरा पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन का काम करता है। ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दरमियान और ऑपरेशन के बाद भी एनेस्थेसिया का काम 24 आवर्स तक रहता है। अच्छा सर, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि एक वास्ट फील्ड है सर। यस सर, क्या एनेस्थीसिया देते समय उम्र और सर्जरी कौन सी है, क्या इसका भी ध्यान देना होता है? हाँ, जनरली क्या होता है कि एनेस्थेटिस्ट फ्रॉम 1 डेज टू 100 ईयर्स तक के लिए एनेस्थेसिया देता है। तो उसमें सब व्यक्ति का अपना अपना फिजियोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल अलग अलग होती है। जैसे कि बच्चे होते हैं, वो होते हैं 1 महीने का बच्चा होता है तो उसको 6 घंटे के लिए हमें भूखा नहीं रखना पड़ता है, उसको 2 घंटे के लिए भूखा चलता है, 2 घंटे के लिए पानी ले सकता है वो। बाद में होता है बूढ़ा आदमी होता है 17 साल का, 18 साल का, तो उसको बहुत सारी बीमारियां होती है, प्रेशर, डायबिटीज, किडनी की बीमारी होती है, लीवर की बीमारी भी होती है, कभी कभी हार्ट का पंपिंग कम होता है, कभी कभी पेशेंट के दिमाग की बीमारी होती है, अल्जाइमर डिसीज भी होता है। तो उसके हिसाब से उसकी कौन सी सर्जरी है और उसको कौन सा एनेस्थेसिया सुटेबल रहेगा, जैसे पेशेंट ऑपरेशन के बाद अच्छी तरह से रिकवर भी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी अर्ली हो जाएगा। इसलिए एनेस्थेटिक का रोल ऑपरेशन के पहले बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पेशेंट को इवेल्युएट करता है। तो आपको एनेस्थेटिस्ट कौन है और आपको कौन सा एनेस्थेसिया देना है वो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अच्छा सर, तो कितने तरह के ऐसे एनेस्थीसिया होते हैं, प्लीज बताएं। एनेस्थेसिया बेसिकली ऐसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल एनेस्थेसिया और एक होता है रीजनल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया होता है, उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की पूरी बॉडी को बेहोश कर देते हैं हम। अच्छा। और जो रीजनल एनेस्थेसिया होता है उसमें क्या होता है, जिस पार्ट की सर्जरी होती है ना उतना पार्ट ही बेहोश करते हैं। उसके अंदर भी 3 टाइप का होता है। एक होता है लोकल एनेस्थेसिया, मतलब में जो पार्ट है उसके आजू बाजू एनेस्थेसिया देके उसको बेहोश कर देते हैं। दूसरा होता है स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल में क्या करते हैं कि बैक मतलब पीछे, कमर के पीछे सुई लगा के कमर का निचले का भाग बेहोश करते हैं, उसे स्पाइनल एनेस्थेसिया बोलते हैं। और तीसरा होता है कि रीजनल के अंदर सर्टेन पार्ट को ही बेहोश करते हैं, जैसे कि हार्ट की सर्जरी होती है तो पूरा हाथ ही बेहोश करते हैं, ऐसे पेशेंट पूरा अवेक रहता है, पेशेंट को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, पेन भी नहीं होता है, लेकिन पेशेंट जगता रहता है। ऐसे 3 टाइप के एनेस्थेसिया होते हैं। अच्छा, तो सर देते वक्त फिर प्रिकॉशंस भी काफी सारे रखने होते होंगे। प्रिकॉशन बहुत रखने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट की उम्र बढ़ती है, इतने इतने उसको डिसीज भी ज्यादा होते हैं, तो जनरल एनेस्थेसिया देने में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। इससे अच्छा है कि आप रीजनल एनेस्थेसिया उस पेशेंट को देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। मतलब में पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के डिसीज और पेशेंट का कौन सा सर्जरी है
उसके हिसाब से एनेस्थीसिया देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सबको रीजनल दे दिया, सबको पूरा बेहोश कर दिया, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता। सर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऐसे में? हाँ, एनेस्थीसिया में ऐसा जो पेशेंट को हम अगले दिन देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे कम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब क्या होता है कि इमरजेंसी प्रोसीजर आती है, तो पेशेंट ऐसे ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्ट लेना पड़ता है। तो जनरली वो क्या होता है कि खाना खा के आया होता है, तो उसके अंदर पूरा बेहोश करते हैं, तो पेशेंट को कभी कभी वॉमिट होती है, तो वो वॉमिट कभी लंग्स में चली जाती है, तो उसको निमोनिया का चांस रहता है। अच्छा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि पेशेंट का कभी कभी ऑपरेशन में बहुत ब्लड लॉस हो गया, तो पेशेंट की रिकवरी थोड़ी डिले आती है। और ये सब कॉम्प्लिकेशन तो क्या है कि पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। एनेस्थेसिया और एनेस्थेसिक ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन अभी बहुत कम हो रहे हैं। अभी इतना एडवांस हो गया है कि अभी मॉर्बिडिटी मीन्स एनेस्थेसिया देने से पेशेंट को परमानेंट प्रॉब्लम को हो जाए वो बहुत कम है, और मोर्टालिटी तो अभी बहुत कम हो गई है। पहले का समय था, आज से 2-3 डिकेड्स पहले, जहाँ एनेस्थेसिया में 1 लाख एनेस्थेसिया देने में 10 लोग मरते थे या 100 लोग मरते थे। अच्छा। अभी वो रेट कम होके लेस देन 1 हो गया है। 1 लाख एनेस्थेसिया देते हैं, उसमें सिर्फ लेस देन 1% की डेथ होती है, वो भी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होती है तो ही होती है, वरना एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थेटिक टेक्निक के हिसाब से ये सब मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम हो गई है अभी। अच्छा सर, इसी कॉम्प्लिकेशन में मैं एक टॉपिक उठाना चाहूंगी। प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि स्पाइनल हेडेक क्या होता है। हाँ, एनेस्थेसिया में क्या होता है कि 70% सर्जरी जो होती है वो स्पाइनल एनेस्थेसिया में होती है। जनरली क्या होता है कि सिजेरियन सेक्शन होता है, और दूसरा होता है लोअर लिम्ब सर्जरी, फ्रैक्चर हो गया या हर्निया की सर्जरी होती है या ब्लेडर स्टोन है, जो भी सर्जरी मोस्टली बिलो अम्बिलिकस होती है वो सब स्पाइनल एनेस्थेसिया में होती है। और स्पाइनल एनेस्थेसिया अपने डेवलपिंग कंट्री में इजीली अवेलेबल भी होता है, बहुत सारे गैजेट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत सारा पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए स्पाइनल एनेस्थेसिया कॉमनली यूज करें। आज से 1 डिकेड पहले क्या होता था कि हम स्पाइनल एनेस्थेसिया में जो नीडल आती थी स्पाइनल देने के लिए वो 23 और 24 गेज की यूज कर रहे थे। सेकंड चीज 2 डिकेड्स पहले ऐसा था कि वो फ्लूइड भी कम देते थे, इसलिए आज से 2 डिकेड्स पहले स्पाइनल हेडेक का रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी हम लास्ट 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि 23 गोज की निडल की जगह हम 27 गोज की निडल यूज करते हैं, जो अपने हेयर होता है ना उतनी पतली होती है एकदम। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि स्पाइनल हेडेक के चांस बहुत कम रहते हैं। सेकंड चीज है कि अभी पेशेंट भी अच्छे होते हैं, पेशेंट को भी अभी हॉस्पिटल स्टे करना अच्छा लगता है, तो वो 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होते हैं। मतलब में अर्ली एम्बुलेशन होता नहीं है, तो पेशेंट का स्पाइनल हेडेक कम होते हैं। फिर भी कितना भी कोशिश करते हैं, लेकिन 1000 में से एक आध पेशेंट को तो ऐसा स्पाइनल हेडेक होते हैं। और जनरली आफ्टर एलएससीएस सिजेरियन सेक्शन के बाद फीमेल को स्पाइनल हेडेक की कंप्लेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, हमने देखा है वो। हाँ। और एक ट्रीटेबल कंडीशन है, बट जब होता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मतलब में मुझे कुछ ब्रेन में हो गया हो, मुझे मेनिंजाइटिस हो गया हो, ऐसा लगता है पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया। पेशेंट को क्या कुछ लाइन डाउन पोजीशन से सिटिंग करता है, ऐसा लगता है बहुत हेडेक हो रहा है उसको। हाँ जी। बैकएक भी हो रहा है, कभी वॉमिटिंग होता है, नॉसेटिंग होता है, वो कभी सिर भी मूवमेंट नहीं कर सकता। ये सब सिम्टम्स है, और ये सब सिम्टम्स आफ्टर स्पाइनल के बाद 24 to 48 आवर्स के बाद डेवलप होते हैं, और सबसाइड होने में 5 to 7 डेज लगते हैं उसको। ओके। तो उसके लिए आपको बहुत टेंस होने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट हेडेक नहीं है, ये मतलब में 5 to 7 डेज रहता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ जो पेन किलर आती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स आती है, और फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है और रेस्ट करना पड़ता है। बाकी इससे ऐसा कुछ परमानेंट डैमेज होगा ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये कॉमन है। सर, औरतें कंप्लेन करती हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद स्पेशली उन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। क्या ये एनेस्थीसिया का ही एक साइड इफेक्ट है? इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमें कहीं पे सुई लगी है, तो वो पेन जनरेटिंग फैक्टर हो सकता है। और नो डाउट, क्योंकि एनेस्थीसिया देने में स्पाइनल निडल से क्या होता है कि स्किन, मसल्स और लिगामेंट वो सब पंक्चर होते हैं, तो इनिशियली 7 to 10 डेज या 15 डेज तक बैकएक रहता है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आफ्टर 1 मंथ के बाद ड्यू टू द स्पाइनल एनेस्थीसिया बैकएक रहता है, वो थोड़ा कहना मुश्किल है। क्योंकि जिसको स्पाइनल नहीं देते उनको भी बैकएक तो होता ही है, और वो संख्या बहुत ज्यादा है। जिसने कभी सर्जरी आज तक कराई नहीं है उनको भी बैकएक होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जनरली 9 मंथ होता है ना अपना, तो क्या होता है कि अपना बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो लिगामेंट को रिलैक्स करते हैं, तो ये बच्चा
यूट्रस में से बाहर आ सकता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लिगामेंट चेंजेस होते हैं तो वो लिगामेंट चेंजेस होते हैं ना, उसके साथ साथ अपने स्पाइनल के लिगामेंट होते हैं ना, उसमें भी चेंजेस आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि घर का प्रेशर हो या घर में काम अर्ली करने लगे हम, तो थोड़ा वहाँ पे जो जॉइंट होता है ना उसके अंदर डैमेज होने का चांस रहता है। ओके। बट वो स्पाइनल के हिसाब से देखे के वो कहना बहुत मुश्किल है, और 99% उससे होता भी नहीं है। ओके। ये सब फिजियोलॉजिकल चेंज है, उससे वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अपने 5 to 7 फीमेल बैठी रहती है, भाई मुझे भी स्पाइनल लिया था और ये बैकेज एक हुआ, बहुत कॉमन मुझे भी प्रॉब्लम बैकेज है। हुआ, तो एक दूसरा बोल देगा हाँ मुझे भी हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको होता है, हाँ हाँ एक हाँ। दो को होता होगा, लेकिन ऐसा कॉमनली इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेशन या सिक्वली, इट्स वन ऑफ द ब्रेन मिथ्स। ओके। सो सर ने आज एक मिसकंसेप्शन भी हमारा क्लियर कर दिया है कि औरतों को बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो एनेस्थीसिया का एक साइड इफेक्ट नहीं है। ओके सर। सर क्या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी एनेस्थीसिया दिया जाता है? नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में एनेस्थीसिया देने का शुरुआत तो किंग एलिजाबेथ थी ना, क्वीन एलिजाबेथ, तब से चालू हुआ है। ओके। उस टाइम पे उसको ओके। नाइट्रस एनेस्थीसिया दिया था। अभी वो तो कितने साल हो गए, मतलब 200 साल पहले भी दिया था। अभी तो न्यूअर टेक्निक भी आ गई है, तो उसको बोलते हैं लेबर एनाल्जेसिया, ओके। जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जब लेबर पेन होता है वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, तो उसको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी उसके, तो उसी टाइम पे उसको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बोलते हैं, वो दे सकते हैं। और उसके अंदर ऐसा सबको लगता है कि पेनलेस डिलीवरी कराएंगे तो उसका सिजेरियन सेक्शन चांस बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो पहले गायनेकोलॉजिस्ट चेक करता है कि एडिकेट पेल्विस है, बराबर डायलेटेशन हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस 90% है, तभी वो एनेस्थेटिक को बुला के एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देती है। तो ओके। पेशेंट को लेबर पेन मतलब में न के बराबर हो जाता है, होता ही नहीं है पेन मतलब में। पेशेंट को अच्छा। ऐसा लगता है कि ये तो कुछ पता ही नहीं चला मतलब डिलीवरी। एनेस्थीसिया देने से? यस यस, ओके। 100%। ओके। ठीक है। नाउ सर एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि क्या चीजों का पैरामीटर्स का ध्यान होना होता है बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी? पेशेंट के ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जिन्हें आपको चेक करना होता है? 100%। जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो हम बोलते हैं कि मैं डॉक्टर के पास सर्जरी करा रहा हूँ, लेकिन पेशेंट को ये मालूम नहीं होता, इस वक्त पेशेंट के रिलेटिव को मालूम नहीं होता कि एनेस्थेटिस्ट कौन है। ओके। वो मालूम होना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, आपके सर्जन को भी पूछना चाहिए कि एनेस्थेटिस्ट कौन आने वाला है, कितने साल का एक्सपीरियंस है उसका, आपके पास सब मॉनिटरिंग है कि नहीं ओटी के अंदर, कि मीन्स एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन है आपके पास, मल्टीपैरा मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है, वो सब मॉनिटर होना चाहिए ओटी में, तभी एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई है आपके पास। ये सब ध्यान पेशेंट को ध्यान रखना पड़ता है। हम जानते हैं कि सर्जन के पास तो सब कुछ है तो सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट को भी एनेस्थेटिक के बारे में अवेयरनेस होकर पूछना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेशन के दरमियान। तो पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग, अभी नया ब्रेन मॉनिटरिंग भी होता है, उसको ईजी मॉनिटरिंग भी बोलते हैं, और नया आया ईटीसीओ2 मॉनिटरिंग में पेशेंट श्वास ले रहा है तो कितना उसका गैस एक्सचेंज हो रहा है वो भी जानना होता है। तो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब में ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, वो सब मॉनिटरिंग एनेस्थेटिस्ट करता है, और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लाने का काम भी एनेस्थेटिस्ट करता है। ओके। और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं हो, पेन नहीं हो, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन नहीं होना और पेन होना नहीं चाहिए, इसकी जवाबदारी एनेस्थेटिस्ट की होती है। ओके। सर ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज और अवेयरनेस हमें दी है कि किसी भी सर्जरी के वक्त सिर्फ सर्जन के अलावा ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपको एनेस्थेसिया कौन सा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट दे रहा है और उनका क्या एक्सपीरियंस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स ये चीज देखेंगे और एक अवेयरनेस उनमें आएगी। बहुत जरूरी है हमें ये भी जानना। सर, ये एक इतनी इम्पोर्टेंट फील्ड है ये तो हम जान चुके हैं, बट जैसे एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के वक्त भी एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का होना वहाँ पे बहुत जरूरी है। 100%। क्या होता है कि जो एनेस्थेटिक का काम होता है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल होता है इन रिसएसिटेशंस। जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं या जो भी हेयर ट्रांसप्लांट फिजिशियन होते हैं, उनका रिसएसिटेशन का एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है।
तो रिसक्सिटेशन मतलब में क्या होता है कि वो लोग हेयर रिमूव करते हैं पहले इस डोनर साइड से और रेसिपिएंट साइड पे लगाते हैं। तो डोनर साइड पे हेयर रिमूव करने के लिए लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोकल एनेस्थेटिक्स का ओवरडोज हो जाता है या लोकल एनेस्थेटिक्स की एलर्जी होती है, तो पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, उसके अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो उस कंडीशन के लिए एनेस्थेटिक्स जो वहाँ प्रेजेंस होता है तो पेशेंट को बचा सकता है। अच्छा। Anesthetist has such a experience, he can survive the patient from the anaphylaxis shock। और जो लोकल देते हैं तो कभी कभी ओवरडोज हो जाता है तो उसकी भी सर्टेन साइड इफेक्ट होती है, तो उसमें भी एनेस्थेटिस्ट को स्टैंड बाय रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेहोश करना है उनको, लेकिन जो लोकल दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट या ओवरडोज को प्रिवेंट करने के लिए भी एनेस्थेटिस्ट रखना जरूरी है। कोई भी सर्जरी हो जिसमें लोकल एनेस्थेसिया देते हैं तो वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट को स्टैंड बाय रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल देते समय भी पेशेंट को मॉनिटरिंग करना पड़ता है, उसको मॉनिटर एनेस्थेसिया केयर बोलते हैं। ओके। दूसरा, एक एनेस्थेटिस्ट का रोल ऑपरेशन थिएटर में होता है। उसके अलावा जो सिटी स्कैन सेंटर होते हैं, हाँ। वहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल देते हैं उसमें भी एनेस्थेटिस्ट को स्टैंड बाय रखना चाहिए। दूसरा, एमआरआई स्कैन होता है, उसके अंदर कभी कभी पेशेंट को सेडेशन की देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एमआरआई स्कैन हाफ एन आवर चलता है। तो क्या है, पेशेंट को कभी फोबिया होता है उसको, तो हाँ। खड़ा हो जाता है। बच्चे हाँ। होते हैं 2 साल के 3 साल के, वो रह नहीं सकते, तो उसके लिए भी एनेस्थेटिस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब एनेस्थेटिस्ट इज ओनली नॉट प्रेजेंट इन ऑपरेशन थिएटर, द वास्ट फील्ड इन ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, ईसीटी मतलब में वो जो करंट देते हैं ना उसके अंदर भी। और दूसरा होता है वो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट है आपका, आउटडोर जो भी प्रोसीजर में लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ता है ना, उसके अंदर एनेस्थेटिस्ट स्टैंड बाय रखना ही चाहिए। ओके। सो आज का ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हमने जाना कि सिर्फ ओटी के अलावा भी कहाँ कहाँ और क्या इम्पोर्टेंस होती है एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की। सर, मैं जानना चाहूंगी कि रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है, प्लीज बताएं। स्पाइनल एनेस्थेसिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द रीजनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया में क्या होता है कि कमर के भी सुई लगा के कमर का नीचे का बेहोश करते हैं। दूसरा आता है कि ब्लॉक देते हैं हम, मतलब में हाथ की सर्जरी है तो सिर्फ हाथ को ही बेहोश करते हैं, पेशेंट को पूरा अवेक रहता है, तो पेशेंट को पेन नहीं होता, मूवमेंट्स नहीं होती हाथ की। और तीसरा आता है लोकल एनेस्थेसिया, मतलब में स्किन है तो उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसके आजू बाजू इन्फिल्ट्रेशन करके वो भाग निकाल देते हैं। मतलब उसको रीजनल मतलब में उतने भाग को ही बेहोश करने का, पूरा बॉडी को बेहोश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को उतना भाग बेहोश करने के साथ पेशेंट को एमनेसिया नहीं होना चाहिए। एमनेसिया होना चाहिए मतलब में पेशेंट को सर्जरी याद नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम उसको लाइट सीडेशन भी देते हैं साथ में। ओके सर, तो सर्जरी के बाद ऐसा क्या किया जाता है कि जहां सर्जरी होती है, जिस एरिया में होती है, वहां पेन ना हो, जिसे हम पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। 100% ट्रू है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को एक ही कंसर्न होती है कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास 3-4 टाइप मेथड होते हैं। एक होता है कि पेरेंट्रल इंजेक्शन देते हैं, मतलब में जो वेन फ्लो होता है ना उसके अंदर से इंजेक्शन देते हैं, तो वो जाके अपने ब्रेन में इफेक्ट करके वहाँ पे पेन कम करता है। दूसरा मेथड है ब्लॉक देते हैं हम लोग। सर्टेन पेशेंट में क्या होता है कि शोल्डर की सर्जरी है तो पूरा बेहोश करते हैं, तो उसके साथ यहाँ पे ब्रेकियल ब्लॉक देते हैं, तो उस वहाँ पे पेशेंट को 48 आवर्स तक पता भी नहीं चलता है कि पेशेंट को पेन हुआ है, सर्जरी कब हो गई, सर्जरी के डिस्चार्ज तक उसको मालूम नहीं पड़ता कि मुझे अच्छा लगा मतलब में। तीसरा है कि पेशेंट को कंटिन्यूस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं हम लोग, जिसका एब्डोमिनल सर्जरी होता है तो जो स्पाइनल स्पेस होता है ना उसके आगे स्पेस आता है एपिड्यूरल स्पेस, उसके अंदर कैथेटर डाल लेते हैं और वो कैथेटर 3-4 दिन तक चलता है पेशेंट को। तो मतलब में तो वो एनालिसिस रहता है पेशेंट को 3-4 दिन। अभी मोस्ट कॉमनली टीकीआर सर्जरी हो रही है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो उसके अंदर पेशेंट को सीवियर पेन रहता है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक आती है कि उसको पेरिफेरल नर्व ब्लॉक दे देते हैं या इनफिल्ट्रेशन करते हैं या आईवी मोर्फिन देते हैं। तो मतलब में वन ऑफ द कंसर्न इज पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया, इट इज द कंसर्न ऑफ द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। और वो 24 आवर्स तो 48 आवर्स पेशेंट को पेन फ्री रखना, नॉसिया फ्री रखना, वॉमिटिंग फ्री रखना, वो सब जिम्मेदारी एनेस्थेटिस्ट की होती है। सर, एक बार और प्लीज हमें ब्रीफ कीजिए कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की ऑपरेशन थिएटर में। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस, जैसे हम श्वास लेते हैं ना तो हवा की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, ऐसे आपको वो ऑपरेशन थिएटर में श्वास ही देता है, मतलब में हाँ। जब आपकी श्वास चली जाती है तो अपना खुद श्वास देता है, मतलब में एनेस्थेसिया वेरी क्रिटिकल रोल इन ऑपरेशन थिएटर।
वो ऑन द टो रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एनेस्थीसिया देके चला जाएगा। जब तक आपकी सर्जरी चलेगी तब तक आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लंग, आपका लीवर, आपकी किडनी, वो सब एनेस्थेटिस्ट के हाथ में होते हैं। वो सब संभाल के रखता है, उसका सब मॉनिटरिंग करता है। उसके लिए वो पल्स, बीपी, बाद में ईसीजी, बाद में यूरिन आउटपुट, वो सब Okay. मॉनिटरिंग करता रहता है। पूरा 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में मॉनिटरिंग करता है जब तक आपकी सर्जरी खत्म नहीं होती। आफ्टर सर्जरी के बाद आप कॉन्शियस होते हैं, आपको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद भी 24 आवर्स तक एनेस्थेटिस्ट की जवाबदारी रहती है आपके। मतलब में आपका बॉडी का पूरा मशीन एनेस्थेटिस्ट के हाथ में होता है। इसलिए एनेस्थेटिस्ट का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। उसका रोल और टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर नो डाउट आज हमें पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस होती है एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की ओटी में और ओटी के अलावा दूसरे एरियाज में भी। थैंक यू सो मच सर। सर अब मैं जानना चाहूंगी कोई एक ऐसा स्पेशल केस जो आप हमसे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज बताएं। बिफोर 5 इयर्स मैंने एक बार एक टीएल का पेशेंट, मतलब फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, उसके अंदर एनेस्थेसिया दिया था प्राइवेट नर्सिंग होम में। ओके मतलब में क्या होता है कि उसके अंदर वो लेप्रोस्कोपिक टीएल करते हैं तो हमें उसके अंदर पूरा बेहोश करना पड़ता है, और जो एब्डोमिनल टीएल करते हैं तो उसके अंदर भी पूरा बेहोश कर या रीजनल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो लैब टीएल में क्या हुआ था कि हमने उसको एनेस्थीसिया दिया, तो उसके अंदर एनेस्थीसिया में एक दवाई आती है जिसको हम मसल रिलैक्सन बोलते हैं, सक्सिनाइल कोलिन करके। तो वो कई कई पेशेंट में क्या होता है, उसकी इफेक्ट बहुत लंबी चलती है। वो भी क्या होता है, 1 लाख में एक पेशेंट होता है कि उसको लंबी चल सकती है कोई एंजाइम डेफिशिएंसी के रीजन से। तो वो पेशेंट को हमने लिया, बाद में ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन पेशेंट पूरा आउट नहीं आया, मतलब मैं कॉन्शियस नहीं हुआ पूरा उसका। अच्छा। मसल टोन पावर नहीं आया, पेशेंट हाथ नहीं उठा सकता था, पैर की मूवमेंट नहीं हो सकती। जनरली ऑपरेशन 5 to 7 मिनट्स का होता है। हमारे एनेस्थीसिया में आउट आने में 10 मिनट्स लगता है जनरली इसके, लेकिन वो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पेशेंट आउट ही नहीं आ रहा, मतलब मैं कॉन्शियस नहीं हो रहा था, पूरा हाथ पैर नहीं हिला रहा था। तो हमने सोचा कि इसको कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी है। तो पहले फैमिली को इन्फॉर्म करने से पहले हमने उसको रिपोर्ट भेजी, तो रिपोर्ट 10-15 मिनट में आ जाती है। उसको सूडोकोलिनेस्टेज की रिपोर्ट बोलते हैं, जो स्कोलिन के इफेक्ट को चेक करने के लिए होता है। तो वो लेडी बहुत डेफिशिएंट थी उससे एकदम। तो हमें लगा कि अभी ये आउट आने ना आने का रीजन ये सूडोकोलिनेस्टेज डेफिशिएंसी है, मतलब में सुकोल से आउट नहीं रहा है। तो बाद में हमने रिलेटिव को बुलाया, रीअश्योर किया, आफ्टर 5 to 7 आवर्स उसको वेंटिलेट करेंगे यहाँ पे ही, तो अच्छा हो जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो। लेकिन क्या होता है कि ऑपरेशन सामान्य होता है, उसके बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, 2-3 साल के होते हैं, तो क्या है रिलेटिव भी बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, सर्जन भी स्ट्रेस में आ जाता है, नो डाउट एनेस्थेटिस्ट भी स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन एनेस्थेटिस्ट अकेला पर्सन होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है कि 5 to 7 आवर्स में पेशेंट अच्छा हो जाएगा। मतलब एक बार ऐसा हुआ था और रिलेटिव को समझाया तो वो समझ गए, 5 to 7 आवर्स वेंटिलेटर पे रखा उनको, बाद में अच्छे हो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब मैं आपको एनेस्थेटिस्ट की ऐसा नहीं है कि सर्जन का ही प्रॉब्लम होगा, एनेस्थेटिस्ट दवा का भी कभी कभी ऐसा रिएक्शन आता है कि लंबा चल जाए, लेकिन वो रीअश्योरेंस करते हैं, उसका फैसिलिटी मतलब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट अच्छा हो जाता है ऐसे। सर ये भी कितनी एक जवाबदारी की चीज है। आज आपकी एक्सपीरियंस, आपकी ये स्टोरी से हमने जाना। सर प्लीज हमारे साथ कोविड स्टोरी आप प्लीज शेयर करिए, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, हम भी पर्सनली जानना चाहते हैं, प्लीज बताएं। कोविड टाइम पूरे डॉक्टर फैटर्निटी के लिए बहुत ज़्यादा एक अनफॉरगेटेबल टाइम था। मोस्टली 900 to 1000 डॉक्टर्स डेथ हुई है कोविड टाइम पे, कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट करते करते। उसमें जब हम भी ऑपरेशन थिएटर में जाते थे, कभी कभी कोविड पेशेंट आ गया और मुझे भी कोविड हो गया, तो मैं आईसीयू में एडमिट था और मुझे लगभग 12 to 15 लीटर्स ऑक्सीजन चल रहा था तभी उस टाइम पे। तो मेरे सामने एक पेशेंट को इंटूबेशन करने की ज़रूरत पड़ी। इंटूबेशन क्या होता है कि उसके अंदर जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो श्वास नली में डाल के उसको वेंटिलेटर पे रखने की एक टेक्निक बोलते हैं। तो मेरे सामने वो जूनियर डॉक्टर था, उससे हो नहीं रहा था, तो मैंने अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला और मैं गया और उसको इंटूबेट कर दिया। और बाद में मैं आया तो मेरा सेचुरेशन 50-60% हो गया था, बहुत कम हो गया था। ओके तो मुझे और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चली गई। उसके बाद तो सिक्वली अब इवेंट्स चलती रही, मुझे वेंटिलेटर पे रखा, बाईपेप पे रखा पहले, बाद में वेंटिलेटर पे रखा, बाद में एक्मो मशीन होता है जो आर्टिफिशियल लंग का काम करता है उसके ऊपर रखा, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली मुझे सूरत से चेन्नई ले गए लंग ट्रांसप्लांट के लिए। ओके तो वहाँ पे भी मुझे
45 डेज रहना पड़ा, लेकिन लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबकी दुआ और मेरा कुछ पुण्य होगा इसलिए। तो बाद में आफ्टर 100 डेज के बाद मैं घर पे आया था, तो मेरा टाइम भी कोविड टाइम में बहुत क्रिटिकल रहा था। सर, तो आप खुद भी उस टाइम हॉस्पिटलाइज थे और कोविड से अफेक्टेड थे, उस टाइम आपने किसी को इंट्यूबेट किया? यस यस यस। ओके, सो आज ये स्टोरी हमने जानी सर से। इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर, और ये स्टोरी खुद आपके मुंह से हमने जानी। यू आर ट्रूली अ कोविड वॉरियर सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट के लिए, इतनी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस हमें देने के लिए। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को शायद इंफॉर्मेशन ही नहीं है और होनी चाहिए। क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज का, ये हमने आज जाना। थैंक यू सो मच सर, यू आर ट्रूली एन हीरो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। एनेस्थीसिया पे आज का हमारा ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो, सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।